अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने वेव नंबर ऑफ फोटॉन का जो डेरिवेशन था उसको हमने डिराइव किया था। बोहर का जो डेरिवेशन था लेक्चर नंबर 10 था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11, ठीक है। और इसमें हमने डिस्कस करना है डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल या ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोहर एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे या जो डिफेक्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 पे आपके पास जो पॉइंट है वो है बोहर ओनली एक्सप्लेन मोनो इलेक्ट्रॉनिक system such as hydrogen, lithium, helium, etc. and cannot explain polyelectronic system. नंबर 1 पे आपके पास जो है वो सबसे पहले इसने एक्सप्लेन किया था मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। इसको एक्सप्लेन किया था मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इसने एक्सप्लेन किया था। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब यह है कि एग्जांपल ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये शेल है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यानी वो एटॉम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको क्या कहते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर हीलियम के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो यहाँ पे मैंने +1 लिखा। +1 का मतलब ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1। इस तरीके से आपके पास लिथियम है, लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो कितने बचे इसके पास 1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे, जब 2 लूज किए तो कितने बचे 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये भी इनकी यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, हीलियम के अंदर भी, हाइड्रोजन में तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। इसको लूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बोहर एटॉमिक मॉडल ने इस मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को उसने डिस्कस किया था और पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को उसने डिस्कस नहीं किया था। एग्जांपल बाकी जितने भी एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, यानी 2 से ज्यादा, ग्रेटर देन 2, ठीक है, उसको क्या कहते हैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जिसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन एलिमेंट को क्या कहते हैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और बोहर ने उनके बारे में हमें नहीं बताया। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको डिटेल से बताया कि इसने मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिस्कस किया और पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इसने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। नंबर 2 जो आपके पास पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाइल अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी या मॉडर्न स्टडी। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, मॉडर्न भी लिख सकते हो। रिसेंट स्टडी या मॉडर्न स्टडी इलेक्ट्रॉन मूव 3 डायमेंशनली। दूसरा जो पॉइंट है, बोहर ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर पाथ में। एक सर्कुलर पाथ में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व होता है। ये जो मैंने आपके सामने ये शेप बनाया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रा किया, ठीक है, उसने क्या कहा था कि एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते हैं। लेकिन मॉडर्न स्टडी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता, बल्कि ये 3 डायमेंशन में मूव करते हैं। ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया, क्लास 9 का जो केमिस्ट्री बुक है वहां पे भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास एक्स जेड एक्सेस डायरेक्शन, ये आपके पास एक्स एक्सेस और ये आपके पास वाई एक्सेस। ये जी एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है और ये आपके पास जो है वो वाई, यानी ये वाई हो गया, ये एक्स की डायरेक्शन में मूव कर सकता है और ये जी एक्सेस, यानी इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसका मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी बनाया है, ठीक है, ड्रॉ किया है। लेकिन बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। वो जो रिवॉल्व होता है उस पाथ को उसने नाम दिया था ऑर्बिट्स का, ठीक है। लेकिन मॉडर्न स्टडी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में वो मूव करते हैं, रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। इस तरीके से मोशन आपने पढ़ा होगा 1D। 1D का मतलब ये फिजिक्स में ज्यादातर ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब ये है कि एग्जांपल मैं अब जो मूव कर रहा हूं ये सिर्फ एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में मैं मूव करता हूं, तो मेरा जो मोशन है ये 1D है, यानी 1 डायमेंशन। एग्जांपल मैं एक लिफ्ट में, ठीक है, लिफ्ट में जो सेकंड फ्लोर है वहां पे जाना चाहता हूं, तो लिफ्ट का जो मोशन है वो डाउन से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, यानी ये बाई के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी 1D है, एक डायमेंशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं मूव करता हूँ, मेरा जो बॉडी है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, बाई एक्सेस, ठीक है। लेकिन 2D क्या होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन। आपने फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 में आपने स्टडी किया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो है, अभी तक हमने क्लास फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स है इनके ऊपर हमने लेक्चर अपलोड नहीं किए, क्योंकि इसका बुनियादी रीजन ये है कि इस साल की बुक जो है वो भी चेंज होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मॉडर्न फेडरल बोर्ड का जो बुक्स है वो अगर मुझे मिल भी गया तो वहां से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज उस पर मैं लेक्चर अपलोड करूं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि एग्जांपल मोशन इन 2 डायमेंशन, आपके पास मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, एग्जांपल यहाँ से आपने किसी चीज को थ्रो किया, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस
के साथ वाई के डायरेक्शन में भी ये बॉडी मूव करता है। तो ये कौन सा मोशन है? 2D मोशन है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है एक ही वक्त में। तो एक ही वक्त में वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपके पास दूसरा पॉइंट था। तीसरा जो आपके पास पॉइंट है वो है व्हेन स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म्ड। अच्छा, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? लेक्चर नंबर 10 है, इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो है स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 11 तो आज है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है जरा सा आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि स्पेक्ट्रम एग्जांपल, यह आपके पास एक प्रिज्म है, इससे आपने व्हाइट लाइट को पास किया, ठीक है। पास करने के बाद ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर में डिवाइड होता है। ये जो 7 कलर में डिवाइड होता है इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये जो लाइट 7 कलर में डिवाइड होता है इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। यानी द विजुअल डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन लाइट पास थ्रू प्रिज्म। आपने लाइट को पास किया एक प्रिज्म से और वहां पे आपको विजुअल का मतलब होता है नजर आना, डिफरेंट कलर आपको नजर आते, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे मैंने क्या बताया कि स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम हमने इस प्रिज्म से पास किया कितने कलर में डिवाइड हुआ? 7। ये जो 7 कलर है यहाँ से हमें पता चला कि एक एटम के अंदर कितने शेल होते हैं? 7 शेल्स होते हैं। इनके बारे में आपने पढ़ा है क्लास 9 में भी, लेकिन इसका किसी को पता नहीं है कि इनको पता कैसे चला कि हर एटम के अंदर 7 शेल होते हैं और वो क्यों होते हैं, इनका बुनियादी रीजन क्या है? तो वो बुनियादी रीजन ये है कि यहाँ से प्रिज्म से जब हमने इस प्रिज्म से जब हमने लाइट को पास किया, व्हाइट लाइट को, तो ये 7 कलर में डिवाइड हुआ। 7 कलर में डिवाइड होने की वजह से इस 7 कलर को हमने फिर क्या नाम दिया? ये जो आपके पास है 7 शेल्स है, इसका फिर एनर्जी भी है, इसका फ्रीक्वेंसी है। हर यहाँ पे जो जितने भी कलर है हर कलर का फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और लेमडा यानी वेवलेंथ ये चेंज, ठीक है। तो ये 7 शेल्स का जो पता है, जो कंसेप्ट है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहां से हमें मिला, ठीक है। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, व्हेन स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म अंडर हाई रेजोल्यूशन spectrometer, then the line divide into small line. Bohr cannot explain. Bohr cannot explain. यहां पे क्या कह रहे कि जब एक स्पेक्ट्रम को, यानी यहाँ पे जो आपके पास स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्पेक्ट्रम जो बनते हैं ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्पेक्ट्रम भी बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये डिटेल से मैं आपको, इसका जो अगला लेक्चर है वहां पे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म। इसके स्पेक्ट्रम जब बने, ये बोहर ने हमें बताया था, ठीक है, पहले, लेकिन बोहर ने इसमें कौन सा पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, उनके बारे में मैं बता देता हूं। इस फॉर्म अंडर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर। अब यहां भी क्या कह रहे हैं कि ये जो व्हाइट लाइट था, इसको जब हमने इस प्रिज्म से पास किया, पास करने के बाद ये 7 कलर में डिवाइड हुआ। इसको हमने नाम दिया कि एक एटम के अंदर कितने शेल होते हैं? 7 शेल। लेकिन ये जो एक लाइन है, इस एक लाइन को फिर एक स्पेक्ट्रोमीटर, लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर जो था वो हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर था जिसका पावर हाई होता है, ठीक है। तो ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर जिसका पावर हाई होता है, इस एक लाइन को फिर इसके थ्रू डिडक्ट किया। डिडक्ट करने के बाद एग्जांपल ये जो स्पेक्ट्रम बना, ये स्पेक्ट्रम बना, ये जो स्पेक्ट्रम बने, फिर ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन, ये फिर डिवाइड हुआ कितने कलर्स में, कितने लाइंस में? 4 लाइन में एक लाइन फिर डिवाइड हुआ। ये जो 7 लाइन थे, हर लाइन फिर कितने लाइंस में डिवाइड हुआ? 4 लाइंस में। तो बोर ने इसको डिस्कस नहीं किया। अच्छा, यहां पे मैं क्या बता रहा था कि स्पेक्ट्रोमीटर यानी ये एक डिवाइस है जिससे हम स्पेक्ट्रम को डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से जब इस स्पेक्ट्रम को डिडक्ट करने के बाद ये जो लाइन था ये फिर 4 लाइन में डिवाइड हुआ। तो बोहर ने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। एग्जांपल, व्हेन स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म अंडर हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर देन द लाइन डिवाइड इनटू स्मॉल लाइन, बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन। ये जो 7 कलर बने थे ये तो बोहर ने एक्सप्लेन किए थे, लेकिन ये इसमें 7 कलर में से एक कलर को जब मैंने स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया, जब उसने डिडक्ट किया, तो वहां पे एक लाइन 4 लाइन में डिवाइड हुआ, मजीद लाइनों में डिवाइड हुआ। जब डिवाइड हुआ तो बोहर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये बोहर का तीसरा डिफेक्ट था, ठीक है। चौथे नंबर पे आप के जो पेपर्स है, मॉडल पेपर्स है, इसमें भी मौजूद है। बाकी इसके अलावा एम कैट और कैट में एमसीक्यूज भी यहाँ से बन सकते हैं। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में भी बोहर ने हमें नहीं बताया, ठीक है। ये जीमन एक साइंटिस्ट था और साथ ही स्टार्क इफेक्ट, यानी स्टार्क भी एक साइंटिस्ट था और जीमन भी। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में इसने हमें नहीं बताया। अब ये क्या होता है? इसका मतलब यह है कि ये लाइन, वो जो एक लाइन है, यहाँ पे अब हमने स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया, उसके थ्रू डिडक्ट किया। अब यहाँ पे हमने करना किया, जीमन ने क्या किया था, line are placed under magnetic field, these are further divide, ठीक है, further divided into fine line, this effect is called fine lines,
दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट। इस तरीके से स्टार इफेक्ट किया है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, आपने यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाने, तो ये इसका किसी का डिफिनेशन हुआ स्टार इफेक्ट का। अब यहाँ पे क्या है, इनके बारे में मैं जरा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो 7 कलर थे, इस 7 कलर में से हमने इस एक लाइन को पहले स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया, उसे डिटेक्ट किया। अब हमने करना क्या है, इस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड से पास करना है, एन नॉर्थ पोल और ये आपके पास है एस साउथ पोल। इससे इस लाइन को जब हमने पास किया, पास करने के बाद ये लाइन मजीद लाइनों में डिवाइड हुआ, तो ये बोहर ने डिस्कस नहीं किया। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ये जो मजीद लाइन में डिवाइड हुआ इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, ज़ीमन इफेक्ट। ज़ीमन ने क्या किया कि इस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड से पास किया, पास करने के बाद वो लाइन मजीद लाइंस में डिवाइड हुआ, डिवाइड होने की वजह से इसको फिर नाम दिया कि ये ज़ीमन इफेक्ट, ठीक है। जिस तरीके से स्पेक्ट्रोमीटर में वो मजीद 4 लाइनों में डिवाइड हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पे भी वैसे 4 लाइनों में यहाँ पे भी डिवाइड हुआ। यानी बोहर ने मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्कस नहीं किया था, इस रेस को मैग्नेटिक फील्ड से पास नहीं किया। और साथ ही स्टार इफेक्ट का मतलब ये कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कर दे। इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस का चार्ज। इसे जब लाइन पास किया, इस लाइन को पास करने के बाद यहाँ पे फिर यही लाइन 4 लाइनों में डिवाइड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, स्टार इफेक्ट। यानी इस लाइन को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो ज़ीमन इफेक्ट, अगर इस लाइन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया तो इसको क्या कहते हैं, स्टार इफेक्ट। उम्मीद है कि ये चौथा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जो पॉइंट से उसमें क्या कह रहे हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ीमन स्टार इफेक्ट। ये ऊपर जो मैंने आपको डिटेल से बताया, बोहर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। छठा जो पॉइंट है, बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, सबसे आखिरी जो पॉइंट है, बोहर ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है इस शेल के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है उनको फाइंड करने के लिए उसने एक क्वांटम नंबर के बारे में बताया जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोहर ने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड कर सकते हो। ये भी उसने गलत कहा था, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक क्वांटम नंबर नहीं बल्कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एनफ टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है उनको फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काफी नहीं है, बल्कि मजीद क्वांटम नंबर है जिसका नाम है आपके पास सबसे नंबर 1 पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरे का जो नाम है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरे का जो नाम है वो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये 4 आपके नाम है। ये था आज का टॉपिक, टॉपिक नंबर 11 और डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। साथ साथ में बोर्ड के ऊपर इसलिए मैंने राइट किया था कि आपको पेपर में डिफिकल्टीज ना हो, बल्कि यहाँ से आपका नोट भी तैयार रहे। लेक्चर पर तो टाइम लगता है लेक्चर बनाने पर, ठीक है, लेकिन मसला ये होता है कि मैं साथ साथ आपको इंशाल्लाह नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ से डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल का जो पोस्टुलेट है वो आपके सामने है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे नोट्स भी बना सकते हो। और ये जो पॉइंट्स है ये पेपर में अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और बिल्कुल यही पॉइंट 6 पॉइंट मैंने लिखे, आप 5 लिख ले या 6 लिख ले, ठीक है। तो ये आपके पास एक नोट भी है। मैं अपने लेक्चर के साथ साथ आपको इंशाल्लाह नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ साथ आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।